ये मैं जो बात आपको इनके मुंह से सुनवाना चाहता था कि ये वाहिद फार्मर है जो आज की डेट में दिसंबर की 30 दिसंबर 2024 को ये कहते पाए गए हैं कि इन्होंने बफलो फार्मिंग की है और ये मुनाफा कमा रहे हैं। अब इनसे ये थोड़ा सा डिटेल में पूछते हैं ये मुनाफा कैसे बना रहे हैं। सर पहले ये बताइए, आपने किया या उन्होंने किया? नहीं सर, ये हमने किया। आपने किया मुकम्मल कैलकुलेशन करने के बाद 300 रुपए से नीचे वारा नहीं करता। ले सर, ये जो मैंने तो नहीं आपको कहा 300 रुपए। नहीं आपने नहीं कहा, मैं खड़ा हूँ, मेरे क्लाइंट भी देख रहे होंगे, हम उनको दे रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। तो मैं ये बात बहुत देर से कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है मुझे इस पे बात करते ना शायद 7-8 माह हो गए हैं। बफलो का मिल्क 300 रुपए लीटर से नीचे वारा खाता ही नहीं खाता। अगर यही मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ फार्मर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या तारुफ है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है और मेरा ताल्लुक जंग सिटी से है। डॉक्टर साहब के पड़ोसी हैं हम, और मुझे इधर इस्लामाबाद में तकरीबन 4-5 साल मुकम्मल होने वाले हैं काम करते हुए। ठीक है सर जी, आपका क्या? मेरा नाम मोहम्मद फैजान खान है जी। और बस एक छोटा सा फार्मर हूँ, ये एक सेटअप लगाया हुआ है। ठीक है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपसे रब्ता किया था। सर पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो एरिया है तकरीबन इस्लामाबाद का ही है। इस्लामाबाद का सेक्टर, इस्लामाबाद का एरिया क्या समझते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए ठीक है या गुजारा है? सर इस काम में पोटेंशियल तो है, अब ये करने वाले के ऊपर है कि वो कहाँ करता है। तो आप समझते हैं कि एरिया ठीक है? एरिया ठीक है, मार्केट अच्छी है। मार्केट अच्छी है, सबसे बेहतरीन चीज जो है वो मार्केट की है। दूध अच्छा बिक जाता है। यहाँ पे कम से कम दूध का रेट और ज्यादा से ज्यादा दूध का रेट क्या है? सर हम जो हमारे पास काऊ का मिल्क है ना, वो हम तकरीबन कोई 240 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है। मेरे पास कुछ डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ ऐसे फार्मर भी हैं जो काऊ का आज से तकरीबन 4 साल पहले 220 रुपए दूध सेल कर रहे थे। मैं फार्मो डेयरी फार्म पे फर्स्ट टाइम इधर आया था 2020-21 के बाद ना, तो वहाँ पर 220 रुपए उस टाइम दूध का रेट था। आज वहाँ पर 280 रुपए गाय का दूध का रेट है इस टाइम। शायद अभी उन्होंने 300 रुपए कर दिया हो। ठीक है, वो सारे मिनिस्टर लोगों को जो है मिनिस्टर इनक्लेव जैसे हो गया, इधर उनकी सप्लाई होती है स्पेशल, होम डिलीवरी उनकी फ्री होती है। तो जवाद मलिक का फार्म था। तो मतलब मिनिमम 200 कर लें? नहीं सर, 200 का 220 से नहीं, 220 से नीचे नहीं है। 220 से नीचे होगा बिल। ठीक है, और मैं एक चीज और आपको बताऊं, 220 भी सर उनका रेट है जिसको यहाँ मार्केट में कहते हैं कि ये ठंडा दूध है। ठंडा दूध है, बर्फ डाला हुआ है। हाँ, जो ये लोग कहते हैं कि जी पंजाब वाली साइड से आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ मोस्टली सुना है वो पाउडर वाला ही। अच्छा, मतलब खालिस दूध का रेट जो है वो आपका 220 से ऊपर ही है। आप 240 में जो है ये होम डिलीवरी करते हैं। होम डिलीवरी करते हैं। और जो यहाँ पर जो पेमेंट का पैटर्न है वो क्या है? महीने के बाद होती है? मंथली होता है। मंथली पेमेंट आ रही है और ये आपके अकाउंट्स में लग जाती है? अकाउंट्स में आ जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपने कुछ भैंसें भी रखी हुई हैं, आपने माशाल्लाह गायें भी रखी हुई हैं। तो बफलो के हवाले से जो फार्मिंग एक्सपीरियंस है आपका कैसा है इस्लामाबाद को लेके? सर ये बेसिकली ना मेरा जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट है। आपको पता होगा कि हमारा पाकिस्तान में जो टेस्ट है ना लोगों का, बफलो का ज्यादा है, मलाई लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसको घर में यूज करते रहे। तो उनकी रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने रखा और अभी मिनिमम से ही शुरू किया। कोई 4-5 भैंसे हैं, इसको लेके चल रहे हैं। अभी तक क्या रिस्पॉन्स है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। क्या समझते हैं बफलो को बढ़ाएंगे? इंशाल्लाह बफलो में आपको प्रॉफिट मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, ये मैं जो बात आपको इनके मुंह से सुनवाना चाहता था कि ये वाहिद फार्मर है जो आज की डेट में दिसंबर की 30 दिसंबर 2024 को ये कहते पाए गए हैं कि इन्होंने बफलो फार्मिंग की है और ये मुनाफा कमा रहे हैं। अब इनसे ये थोड़ा सा डिटेल में पूछते हैं कि ये मुनाफा कैसे बना रहे हैं। सर पहले ये बताइएगा इन बफलोस की जो एवरेज पैदावार है कितनी चल रही? सर इस टाइम तो ये मेरे पास अभी सारी पुरानी है, आप ये समझ लें कोई 7 से 8 लीटर पर उसकी चल रही है। 7 से 8 लीटर पर डे बफलो की सर एवरेज यही है। नहीं पर टाइम नहीं होगी डॉक्टर साहब? नहीं पर डे की, पर डे। हाँ पर डे, ये बड़ी बात है डॉक्टर साहब। बफलो में जो पुरानी भैंसे है ना, जिनको 6-6, 7-7, 8-8 महीने हो गए हैं, उनमें 8 लीटर की एवरेज लेना एक काम है। इसी तरह
क्योंकि बूस्टर तो आप लगाते नहीं, नहीं लगाते लगाते। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ऑक्सीटोसिन भी नहीं लगाते। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप ये इंजेक्शन नहीं लगाते तो फिर ये जो 8 लीटर दे रही है ये फिर इनकी मेहरबानी दे रही है। मेहरबानी है सर। अच्छा 8 लीटर आपका दूध आ गया सर, ये इस वक्त आप इनकी जो खुराक इनको देते हैं, साइलेज देते हैं? साइलेज है। पहले तो ये बताएं कि लोगों का मानना ये है कि साइलेज अगर आप भैंसों को दें तो भैंसों को वाई हो जाती है, बादी हो जाती है, भैंसें फट जाती हैं। आपकी भैंसें तो बस सी खड़ी है माशाल्लाह। सर ये मैं वही बात करूंगा, सारा कुछ मैनेजमेंट के ऊपर है। सिर्फ अगर साइलेज देते रहें तो हो सकता हो, अगर आप वनडे में प्रॉपर मिनरल्स ना यूज़ कर रहे हैं और जो उसमें आपकी प्रॉपर फार्मूलेशन होती है जिसमें हम नमक भी यूज़ करते हैं, मिनरल्स भी है, डीसीपी भी है, वंडा खुद बनाते हैं? मैं खुद बनाता हूँ। वो तमाम लोग सुन लें कि जो भाईजान ये चंद जानवर रख के, मेरे ख्याल हार्डली आपके पास दूध वाले 20 जानवर होंगे, इसी तरह 20 भाई जान। तो 20 जानवर दूध वाले रख के वनडे का फार्मूला बना सकते हैं, तो भाई आप क्यों नहीं बना सकते? सर मुझे बताइएगा, हम यहाँ पर जानवरों को, भैंसों को कितने किलो वंडा पर डे दे रहे हैं? सर ये 2 से 3 किलो एक टाइम पे। मतलब 3 किलो सुबह कर लें, 3 किलो शाम, 6 किलो वंडा दे रहे हैं। तो तकरीबन वंडा कितने में केजी कॉस्ट कर रहा है? सर मुझे 104-5 रुपए पे कॉस्ट कर रहा है। 105 रुपए का मतलब ये हुआ कि 6 किलो वंडा जो है ये 630 रुपए में कॉस्ट कर गया। सर साइलेज कितना दे रहे हैं? सर साइलेज मैं इनके आगे रख देता हूँ, अपनी मर्जी से खा लेते हैं। जो एक एवरेज मैंने निकाली है वो 20 किलो के आसपास। 20 किलो लगाते हैं। और साइलेज का रेट क्या है यहाँ पे? सर मुझे कॉस्ट कर जाता है फार्म पे तकरीबन 21 से 22 रुपए। वैसे बड़ी बात है आपको 22 में इस्लामाबाद में पहुंच। सर मैं वो आपके सामने वो ट्रक पूरा खाली हुआ है तो उस वजह से मुझे बचत है, वरना नहीं। मैं जी यहाँ पर लगाता हूँ रेट में 25 कर देता हूँ क्योंकि ज्यादातर फार्मों को 25 में मिल रहा है जी। 25 रुपए के हिसाब से 20 किलो साइलेज हो गया 500 रुपए का। 630 रुपए के अंदर ये वंडा खा रही है तो ये हो गया 1130। सर तूड़ी कितनी डालते हैं? तूड़ी मेरा ख्याल है हार्डली 3 किलो 4 किलो खाते हैं। तूड़ी आपको 25 रुपए में कॉस्ट कर रही है? हमें नहीं 30-35 में कॉस्ट कर रही है, तो 100 रुपए की तूड़ी होगी, 100 रुपए की। तो 1230 रुपए फीडिंग कॉस्ट होगी। इतनी ही फीडिंग कॉस्ट तकरीबन हमारी पंजाब में भी हो जाती है। तो ये जितना भैंसों का दूध ये बता रहे हैं 8 किलो, 6 किलो वंडा, 20 किलो साइलेज, 3 किलो तूड़ी, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए काफ़ी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सेहतें इनकी ठीक है, ओके हैं, राजी हैं और चमक रही है माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड नहीं मना रही। ठीक है जी। तो सर ये तो हो गया हमारा फीड कॉस्ट जी। इसके ऊपर जो हमारी ओवरहेड कॉस्ट है लेबर की शक्ल में, बिजली में तो खैर आपने सोलर लगाया हुआ है, रेंटल कॉस्ट, और जो आपकी डॉक्टर साहब का खर्चा है या और बाकी खर्चे हैं, यहाँ पे जो आपने ये किराए पे जगह ली हुई है, ये कोई ओवरहेड कॉस्ट कितनी को बन जाती है आपकी? बहुत ज्यादा करें शायद 300 रुपए बन जाए पर डे की, पर एनिमल के ऊपर। पर डे तो 300 रुपए, 500 कर लें आप, 500 बढ़ा के करते हैं। तो ये हो गया जनाब 1700 रुपया। 1700 रुपया जो है एक भैंस के ऊपर जो है कॉस्ट आ रही है। अब सर अगली बात यह है कि 8 लीटर दूध जो है ये हमें पैदावार मिल रही है। सर ये बताइएगा कि दूध का रेट क्या है? सर जो हमारे क्लाइंट है ना, जो प्योर मांगते हैं कि हमें बफलो का चाहिए, तो वो हमें 300 रुपए करते हैं, हम उसको दे रहे हो। अच्छा, ये 300 सर जो रेट सेट किया ये आपने किया या उन्होंने किया? नहीं सर, ये हमने किया। आपने किया मुकम्मल कैलकुलेशन करने के बाद 300 रुपए से नीचे वारा नहीं करता। ले सर ये जो मैंने तो नहीं आपको कहा 300 रुपए? नहीं आपने नहीं कहा, मैं खड़ा हूँ, मेरे क्लाइंट भी देख रहे होंगे, हम उनको दे रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। तो मैं ये बात बहुत देर से कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है मुझे इस पे बात करते ना शायद 7-8 माह हो गए हैं। बफलो का मिल्क 300 रुपए लीटर से नीचे वारा खाता ही नहीं खाता। अगर यही मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं जी 200 रुपए लीटर हमें दूध दे दें, अगर यही 200 रुपए लीटर दूध हो तो ये भैंस 1600 रुपए का दूध देगी, 1700 रुपए खर्चा आ रहा है, तो फार्मर क्यों इसको रखेगा? सवाल ये है। इसी तरह जब तक फार्मर को 5-6 लाख का जानवर लेके रोजाना का 600-700 रुपया जानवर नहीं बचा के देगा तो ये इन्वेस्टमेंट वो क्यों करेगा? सवाल ये। तो भैया बफलो इस फार्म पर प्रॉफिटेबल है, वायबल है और ये मजीद बढ़ाना चाहते हैं। उसकी वजह कि इनके कस्टमर्स ने इस बात को बिल्कुल इसको वो मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि बफलो के ऊपर चूंकि कॉस्टिंग ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्शन कम है, लेकिन चूंकि दूध का फैट, दूध का टेस्ट, दूध का कलर, दूध का कंपोजिशन बहुत रिच है, तो किसी तरह भी 4 फैट वाला गाय का दूध जो 200, 220, 240 में बिक रहा है, उसके मुकाबले में 6 फैट वाला, 5.5 फैट वाला दूध जो है किसी तरह भी 300 से नीचे वो मैं कहता हूँ वारा ही नहीं खाता। सर पर यूनिट फैट पे अगर रेट निकाले ना कि 1% फैट दूध का ये रेट है, 2% का ये रेट है, 3% का ये रेट है, तो आप यकीन करें ये 300 रुपया भी सस्ता है। इसी तरह अगर आप फैट के हिसाब लगाएं, फैट के हिसाब, क्योंकि गाय का दूध जो आप बता रहे हैं 220 है, 240 है, 4 से 40 या 2 फैट है। भैंस का दूध जो है वो फैट तकरीबन 6 के आसपास है। तो वो अगर देखा जाए तो भैंस से जो आपको फैट मिल रही है या उसका अगर आप मक्खन निकालें, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, भैंस का दूध तकरीबन 6 से 6.5 किलो करीब निकल आती है जी।
ठीक है जी, इसी तरह शायद 6 से 6.5 किलो करीम आपकी 100 केजी से निकल आती है। करीम की अगर आप बात करें तो उसमें से आगे मक्खन पैदा करें, और मक्खन से जनाब 1 किलो मक्खन से 700 ग्राम देसी घी निकल आता है। ये है जी भैंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आपने रेट नहीं देना, आप कहते हैं हमें आज भी 180 रुपये में, 190 रुपये में, 200 रुपये में बंदा भैंस का दूध निकाल के सुबह सजरे, जब ये कोहरा पड़ा होता है, ठंड पड़ी होती है, बाहर किसी का निकलने को दिल नहीं करता, आप लोग रजाइयों में सोए होते हैं, आप चाहते हैं कि बंदा आपकी बेल दे और आके आपको खालिश भैंस का दूध दे के कहे जी मुझे 200 रुपये में दो और मेरा 40-50 रुपये नुकसान कर दो, कोई भी नहीं देगा। तो भाई कोई ऐसे नहीं करेगा। याद रखें कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर आप भैंस की फार्मिंग को वाकई कामयाब करना चाहते हैं और पीना चाहते हैं खालिश दूध, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को खालिश दूध मिल जाए, तो आपको फार्मर को पे करना पड़ेगा। जो ऐसी चीज आपको चाहिए वैसे आपको पैसे देने पड़ेंगे। कोई बंदा आपको जेब से पैसे निकाल कर नहीं देगा। अब फार्मर के पास 2 ऑप्शन है। अगर आप 200 रुपये दूध का रेट देते हैं, पहला ऑप्शन तो ये है कि मज बेचे, गायें शैयां डाल ले, एक तो ये ऑप्शन है। ज्यादातर हमारे 99% फार्मर यही करते हैं। 1% फार्मर के पास एक और ऑप्शन भी है। वो क्या करते हैं जनाब, माइजे दोचे पानी पा के साफ इसी तरह होता। अब ये आपने फैसला करना है कि अगर वो एक फार्मर था जनाब, उसको पूछा मैंने 2014-15 की बात है कि भाई ये भैंस आप लेके जा रहे हो, क्या दूध का रेट है? तब शायद गालिबन दूध का रेट बहुत थोड़ा था, ठीक है, 100 के आसपास था शायद। उसको पूछा कि ये वारा कैसे खाता है? ठीक। वो कहना डॉक्टर साहब 1 किलो माइदा दूध 1 किलो पानी चक जाता है। बस ठीक है, फिर वारा हो गया। ठीक है, कहना डॉक्टर साहब माइदा दूध 1 किलो, मतलब 1 किलो दूध में 1 किलो पानी डालो, कम बराबर है। तो वो 2 किलो दूध जो है, जिस भैंस ने 8 किलो दूध देना, उसका 16 किलो हो गया। 16 किलो हो तो 2 ठीक है, 200 रुपया 2 रेट, हम 16 किलो दूध देते हैं, आपको 3200 बन जाएगा हमारा। लेकिन बात ये है कि ये गलत है, एडल्ट्रेशन है, पानी डालना गलत है। तो खालिश दूध अगर आपको आपके डोर स्टेप पे मिल रहा है तो ये नेकी का काम है जो फार्मर कर रहे हैं। सर, जो नए फार्मर आना चाहते हैं इस फील्ड में, कोई पैगाम उनके लिए? कैसे आप समझते हैं कि फार्मिंग जो आपने सीखा इस फार्मिंग को करके, क्या इसकी बुनियादी टिप्स या कोई गोल्डन टिप्स जो आप समझे कि न्यू फार्मर के लिए जो आप देना चाहें? सर, जो मैं एक चीज़ समझता हूँ ना, जब भी आप किसी भी फील्ड में जाएं, कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहें ना, पहले उनके एक्सपर्ट्स के पास बैठें, उनसे सीखें। ठीक है। उनसे सीखने के बाद, उनके मशवरे के बाद आप अपने काम शुरू करें। हम लोग काम शुरू करने के बाद फिर कहते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं। कर लो, बहुत जरूरी है सर। देखें, जब मेरा एक चीज में एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं उसमें क्यों हाथ डालूं? और अगर हाथ डालूंगा मैं गिरूंगा, मैं नुकसान ही करूंगा। ऐसे ही तो पहले आप जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे मिलें। और एक्सपर्ट का मतलब ये है कि इलाके के पुराने कोई बाबा शाबा नहीं, जो प्रॉपर डॉक्टर हैं उनके साथ बैठे हैं, या जिनके बहुत बड़े फार्म हैं जो वो चला रहे हैं, उनके पास बैठे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हम डॉक्टर्स हैं ना, हम डॉक्टर्स में भी कैटेगरीज हैं। जैसे मैं हूँ फार्म का डॉक्टर, ठीक है, मेरा काम है फार्म पे रहना, फार्म पे रह के प्रोडक्शन लेना। मेरे हिस्से में प्रोडक्शन भी है, मेरे हिस्से में रिप्रोडक्शन भी है, मेरे हिस्से में न्यूट्रिशन भी है। मुझे लेबर को भी मैनेज करना है, मुझे अकाउंट्स को भी मैनेज करना है, मुझे कॉस्ट भी निकालनी है, पर लीटर कितनी है वो, मुझे अपना फॉर्डर प्लान पूरे साल का वो भी चेक करना, मुझे बाहर एग्रीकल्चर को भी देखना है। बिल्कुल इसी तरह जो फार्म का डॉक्टर, ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं अगर फार्म का डॉक्टर हूँ ना, मैं किसी भी फील्ड में काम करने वाला डॉक्टर, जो प्रैक्टिसिंग वेटनेरियन, जैसे ये डॉक्टर साहब खड़े हैं, ये फील्ड में प्रैक्टिसिंग वेटनेरियन है, मैं कभी भी इनके बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस है वो मेरा नहीं है। ये गली गली जाते हैं, फार्मर्स को मिलते हैं, दिन में हो सकता है 15 केस करते हो, 50 करते हो, डिफरेंट नौयत के केस करते हो, तरह तरह के घर से पानी पीते हैं, तरह तरह के बंदों से मिलते हैं। तो जिस बंदे ने प्रैक्टिस करनी है ना किसी डॉक्टर ने, तो वो अगर मेरे से राय लेगा ना, तो उसको वो फायदा हासिल नहीं होगा जो डॉक्टर साहब से बात करके फायदा हासिल होगा। इसी तरह अगर किसी बंदे ने फार्मिंग लाइन के अंदर, जो बंदा फार्म बनाना चाहता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना है, ब्रीड को कैसे डेवलप करना है, इस तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, फिर आपको किसी ऐसे डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा जो फार्म पे रह के काम करने वाला बंदा है। इसी तरह अगर आपने फार्म बनाना है, तो एक्सपर्ट का मतलब वो है कोई भी वो बंदा जो वाकई ही डेयरी फार्म पे, जिसने जानवरों के साथ रातें गुजारी हैं सर, इसी तरह, ठीक है जी, जिसने जानवरों के साथ अपनी ईदें गुजारी हैं। मैंने 7 ईदें गुजारी हैं, 7। मुझे आज भी याद है जनाब, एक दफा ना 2014 में डॉक्टर साहब, अच्छा, मेरी लेबर नस की, अच्छा, प्रैक्टिकली 200 फुट लंबा शेड था, मैंने सारे शेड का गोबर निकाला ईद वाले दिन, ठीक है जी। तब मेरे ज़हन में ये बात आ भी रही थी कि यार तू इन्ना पढ़ लिख गया है, 18वें स्केल का तो मुलाजम होता है, लेक्चरर होता है, ठीक है, या अगर आप 17वें 18वें 19वें ग्रेड में कहीं होते तो फोड़े मार के गोया चकन डे हैं। लेकिन मुझे फील नहीं था हो रहा, वो मेरी ये आप कह लें कि इनमें रच बस गया, ठीक है ना। 7 ईदें हमने फार्म पे की, मेरी रूटीन थी फार्म पे, एक ईद मैं फार्म पे करता था, ठीक है,
और जो मेरे नीचे जो सब ऑर्डिनेट वीएस थे, एक ईद में उनकी फॉर्म पे करवाता था। ठीक। तो एक मेरी घर पे होती थी, एक उनकी घर पे होती थी। ठीक है। मैं ऐसे नहीं करता ना कि यार सारी तुसी इतने करनी है मैं कर जाना, नहीं, मैं अपने आप को भी पेश करता। बिल्कुल। तो भाई आपने अगर फार्मिंग करनी है, जैसे ये अर्ज कर रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें, उसके साथ पूरा प्लान डिस्कस करें और प्लानिंग के साथ काम करें, फिर आपने इस काम में जो है स्टेप इन होना है, बजाय इसके कि आप पंगा ले लें। अभी हम कल एक जगह पे गए तो उन्होंने हमें बुलाया, सब कुछ बन गया था, ठीक है, सब गलत बना हुआ था। ठीक। अब वो ठीक ठाक खर्चा किया हुआ था, तो हमने सारी बातचीत कर ली, वापस जाने लगे तो कहते हैं यार ये कंस्ट्रक्शन तो ठीक है ना। मैंने कहा यार अगर अब हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे तो शायद आप नाराज हो जाएंगे, तो बता तो दें हमें। ठीक है। मैंने कहा जी आपने ना डायरेक्शन गलत कर दी। ठीक है। मैं कहा लेकिन हम आपसे बात इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि अभी आपने ताला ढेर सारा खर्चा कर दिया है, तो अब हम जो है ना आपको कैसे बताएं। इसी तरह तो मैंने कहा खैर अभी जो गलत हो गया है, हमने आपको उसमें कुछ टिप्स दिए हैं, आप इन टिप्स को फॉलो करें। तो ये है कि जो आपके लॉसेस है मिटिगेट हो जाएंगे, काफी हद तक कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और सर इसके अलावा सर बहुत से लोग डरते हैं इस फील्ड में आने से जी। नफा नुकसान हर कारोबार में, जिसने ये काम करना है उसने कोई और भी करना है, तो नफा नुकसान हर एक में। डरे नहीं, खुला खेले, लेकिन एक्सपर्ट अपने साथ जरूर रखें और ईमानदारी से चलें सर। बिल्कुल इसी तरह। डॉक्टर साहब एट दी एंड एक सवाल मैंने आपसे करना है, ये मैं हर डॉक्टर से करता हूँ। जिस बंदे का भी मुझे मैसेज आता ना पूरे पाकिस्तान से, ठीक है, 99.9% फार्मर्स को जब मैं ये कहता हूँ ना कि यार ये केस मौके पे चेक करने से ताल्लुक रखता है, अपने इलाके के डॉक्टर से रब्ता करो, तो वो कहता है साढ़े इलाके के डॉक्टर थे नलायक ने, नकम्मे ने, ये नहीं वो नहीं थे। वो 99.9% मेरे कान पक गए हैं। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? आप ये इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और इसका जवाब दें। आप डॉक्टर्स की, आप क्योंकि प्रैक्टिसिंग वेटनेरियन हैं, ये आपने जवाब देना। सर जी प्रैक्टिस में बाज़ औक़ात इस तरीके से भी हमें सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं बीइंग अ प्रैक्टिशनर। ठीक है, मेरे पास काफ़ी जो हैं इस तरीके के फैज़ान भाई जैसे काफ़ी सारे सेटअप्स हैं। तो अगर आप ईमानदारी से करेंगे ना, ईमानदारी से, अब ये मेरे साथ वीडियो में भी आप देख रहे हैं, मेरा इनके साथ भाइयों वाला ताल्लुक़ है। इस फार्म को जब ये स्टार्ट हुआ था और मैं जब इधर आया था 3 जानवर थे, 2-4 बच्चे होंगे, और माशाल्लाह अभी देखें कि जानवर ज़्यादा है माशाल्लाह। हाँ जी, तो अगर आप फेथफुली किसी के साथ सीधे तरीके से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, तो आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। आप इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। और अगर आप तुक्के मारते रहेंगे, 2 नंबरियाँ करेंगे, झूठ बोलेंगे, सेक्स सीमन बता के नॉर्मल लगाएंगे, तो ये एक तो आपकी रोज़ी जो है वो भी आप उसको हराम कर लेंगे, और कमाना वही है जो नसीब में अल्लाह पाक ने लिख दिया। कितने % आपको लगता है कि धोखाबाजी फ्रॉड फील्ड में है? परसेंटेज की सर जी मैं अपने ज़ात तक आपको बता सकता हूँ, दूसरों का मैं नहीं बता सकता। मैं फार्मर हूँ, मैं आपको बताऊंगा। आप बताएं पहले डॉक्टर साहब बताएं बात। मैं अपनी ज़ात तक का आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपने आप के ऊपर यकीन रखूँ, अपनी रोज़ी पे और अल्लाह पाक पे यकीन रखूँ, तो मेरा 1% भी दिल नहीं करता कि 2 नंबरी करूँ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस टाइम आप किसी के फार्म पे या किसी के डेरे पे गए हुए हो और आपने ट्रैवल भी 20-25 किलोमीटर किया हुआ हो, ठीक है, और आप जब फार्मर के घर पहुंचो, वो कहें यार ये हीट पे आई थी, या ऐसे लगा लें कि ये पी टेस्ट पहले दूसरा बंदा आके करके चला गया है, या ये केस दूसरे बंदे को भी मैंने कॉल की भी थी आपसे पहले, वो आके करके चला गया है, ठीक है। आपका पेट्रोल भी, आपका टाइम भी, और आपका जो सारा पीछे वाला जो केस एक आध रहता था वो भी चला गया। तो इस टाइम जो डॉक्टर हैं वो 2 नंबरी करने की कोशिश करते हैं, तो फार्मर निकालने की, हाँ जी, कसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो फार्मर्स को मेरा यही पैगाम है, जब आप एक बंदे के साथ चल रहे हैं प्रॉपरली चलें और उसको पे करें। ठीक है, ये नहीं कि अगले बंदे का टाइम भी ले लिया और एट द एंड उसको फिर आप। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये फील्ड है ना, इसको लोग अभी तक जो ट्रेडिशनल तरीका था ना पुराना, उसी पे ही लेके चल रहे हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं आ रहे हैं। आप मोस्टली अभी भी देखें, जितने लोगों ने ये रखे हुए एनिमल्स ना, उनकी कोशिश यही होती है कि सुबह में जितना दूध लेना है ले लो, उसके बाद जानवर को कसाई के हवाले कर दो, ठीक है, या इसको ड्राई को भेज के आप जो नया फ्रेश लेना है वो ले लो। इस तरह हम करते रहेंगे तो उसमें तो कुछ भी लर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेन चीज तो वही है कि हम अपनी ब्रीड इम्प्रूव करें, और उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए कोई रेडी नहीं है। दूसरा फिर जो आप डॉक्टर वाली बात कर रहे हैं ना, ये दोनों ही हैं। हमारे फार्मर भी ऐसे ही हैं बहुत से, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने बता दिया, बुलाने के बाद जवाब दे देना। तो बहुत सा तो ऐसा भी होता है कि बुलाने के बाद फोन भी नहीं उठाते, बाज़ दफा होता है लोकेशन आप नहीं हो रही, वो फोन नहीं उठा रहे होते। दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर भी कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जो फील्ड के नहीं, मैं सीधी सी आपको बात बताऊँ, जिनको टीका भी नहीं लगाना आता, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी आके AI करके चले जाते।
इवन जो ताली कहते आपका हैं ना, दुआ से बचती है। दोनों हाथ से बचती है सर। जो आपका जानवर प्रेग्नेंट होता है उसकी भी यही करके चले जाते हैं। ये बात कई केस हैं जिसकी वजह से फार्मर डॉक्टर से बदजन हुआ है और डॉक्टर जो है ना वो फार्मर से बदजन हुआ है। ये दोनों चीजें खत्म होंगी जब आप बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, फिर हल होगा। फिर हल। ले जी, ये मैंने डॉक्टर्स का जो व्यू पॉइंट था वो भी आपके सामने रख दिया, जो फार्मर हैं उनका व्यू पॉइंट भी सामने रख दिया, और आपको बता दिया कि मज रखनी है तो कैसे रखनी है जनाब। अगर आप कहते हो कि भैंस रखनी है और दूध भी आपका जो है 250 रुपये लीटर सेल हो, तो फिर मिक्स दूध सेल करके ही सर्वाइव किया जा सकता है। प्योर बफलो मिल्क को 250 पे भी सर्वाइवल जो है उस तरह से मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह की आपको जय खैर अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।